तो बेटा सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा और डिस्प्ले से भी पता भी लगा होगा। तो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएसटी, राइट। अब बेटा एसएसटी में मैं आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, एक हिस्ट्री और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है सिविक्स। और दूसरे जो हमारे टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे आदिल सर, वो आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए खास तौर पे कि हमारा जो सिलेबस है ये क्या है। पहले बेटा हमारा चैप्टर पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले जो बड़े फिलोसफर है, जो बड़े ऑथर्स है, वो यही समझाते हैं कि अगर आपको अपनी किताब का नाम पता है, इफ यू नो द नेम ऑफ योर बुक, समझ जाओ कि आपकी आधी हाफ बुक आपको पता लग चुका है कि इस बुक में क्या कंटेंट होगा, राइट। अगर आपको अब अपने चैप्टर्स नाम याद होंगे कि चैप्टर नंबर 1 क्या है, चैप्टर नंबर 2 क्या है, चैप्टर नंबर 3 क्या है, अगर ये आपको अच्छे से पता होगी ना तो समझ जाना कि आपको आदि बुक के बारे में नॉलेज मिल गई है, ठीक। तो लिहाजा जितने भी बच्चे मेरे अभी देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको आपको एक नोटबुक लानी है हिस्ट्री के नाम से, जो आप बना लोगे, और इसमें जितने भी चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, सारे नाम आपको एक तो याद भी होने चाहिए कि चैप्टर 1 क्या है, और दूसरा बेटे ये सारे बच्चों को टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि हमारा एसएसटी का सिलेबस क्या है। यानी हिस्ट्री में कौन से 5 चैप्टर आ रहे हैं, सिविक्स में कौन से 4-5 चैप्टर आ रहे हैं, और ज्योग्राफी में कौन से आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में कौन से आ रहे हैं। क्योंकि बेटा जहां तक हम देखते हैं ना, एसएसटी को बच्चे, एक तो इनको लगता है कि इट लुक्स ए ड्राई सब्जेक्ट। बेटा ज्यादातर तो बच्चों को यही लगता है कि इजी सब्जेक्ट भी है, और कुछ बच्चों को यह भी लगता है कि सर थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन इस बार इमेज क्लासेस ने ये डिसीजन लिया है कि आपको हम, ये जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म रहेगा खास तौर पे, इसमें आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो है ये टफ है, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, जो भी किसी को डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, डाउट्स भी क्लियर होंगे, और आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, हर क्वेश्चन का। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, वही सवाल पूछे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वही कोशिश करनी चाहिए हमेशा से, राइट। अब देखो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम जानेंगे कि हमारा जो सिलेबस है खास तौर पे हिस्ट्री का, वो क्या है। लुक डियर, अगर हमें पहले देखते हैं ना कि हमारे पास कौन सा सिलेबस है, तो बेटा ये पता होनी चाहिए हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड 5। यानी पूरे साल आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारी कितनी बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है। पूरे साल बेटा हमारे पास हिस्ट्री के हैं सिर्फ कितने चैप्टर, 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, ठीक। सिर्फ 5 चैप्टर। बेटा मैं एक एक करके फिर पे आ जाता हूं। पहला चैप्टर जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा पहला चैप्टर है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा चैप्टर है बेटा सोशलिज्म इन यूरोप, अब इसमें और लिखा है रशियन रेवोल्यूशन। थर्ड चैप्टर जो है वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं पढ़ना थर्ड चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोर्थ जो चैप्टर है ना बेटा वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, राइट। और जो पांचवा चैप्टर है वो है पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बेटा ये है हमारा हिस्ट्री का सिलेबस, राइट। 5 चैप्टर है, ठीक। पहला है बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजीज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पैस्टोरलिस्ट। ये 5 के 5 चैप्टर आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, सोशलिज्म में क्या हो रहा है, कैसे जर्मनी में हुआ, फिर पैस्टोरलिस्ट के बारे में। तो बेटा ये है हमारे 5 चैप्टर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री से, राइट। अब आ जाते हैं बेटा हम दूसरे सब्जेक्ट जो है हमारा ज्योग्राफी, राइट। लुक डियर, ज्योग्राफी में भी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। लुक डियर, अगर आप देखोगे ना बेटे ये जो 6 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला इंडिया साइज एंड लोकेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है, पता होनी चाहिए अपने मुल्क के बारे में, इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है। बेटा फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन, राइट। ये वो चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा बहुत सारे चैप्टर रिपीट होते हैं क्लास 10th में, ठीक। ये है हमारे
ज्योग्राफी के सिलेबस, ठीक है। अब बेटा और देखते हैं आगे और किसका सिलेबस क्योंकि पता तो होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा इकोनॉमिक्स पे, राइट। इकोनॉमिक्स के ये जो चैप्टर है ना बेटा, 4 चैप्टर, 1 2 3 एंड 4, 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला, द स्टोरी ऑफ ए विलेज पॉम्पू, पीपुल एज रिसोर्स, पोवर्टी एज ए चैलेंज, अनदर वन लास्ट, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट। ये है बेटा 4 चैप्टर किसके, इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आ जाते हैं बेटा हम 4th सब्जेक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस या सिंपली बोलते हैं सिविक्स, ठीक। अब बेटा इसमें कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी 5 चैप्टर है, ठीक। पहला चैप्टर बेटा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा चैप्टर है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। थर्ड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स, और फिर ओवरऑल आपको मैप भी कराया जाएगा कि कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब सुनो मेरे बच्चों, करना क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन का फायदा यही है, आपके पास एक किताब होनी चाहिए, आपके पास एक बेटा नोटबुक होनी चाहिए, जहां जहां पे हम बोले, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आपको बेटा हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। एक तो किताब से भी देखना है कि कहां सर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, वो नोट करना है। दूसरे, जहां पे हम बताएंगे कि ये तो सवाल आना ही आना है, उसको भी बहुत अच्छे से नोट करना है, ठीक, बहुत अच्छे। बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट किया होगा अपना सिलेबस, जो कि एसएसटी से आता है। 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, बहुत अच्छे, गुड, एक्सलेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा, जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो हमें यह समझ में आता है कि पहला जो चैप्टर है जिस पे मैं बात कर रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा था। अब मुझे पता होनी चाहिए कि बेटा ये किसका चैप्टर है, जरा बताइए बेटा, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है जवाब आना चाहिए हमारे पास। पहला चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना बेटा, किसका चैप्टर है, ये ज्योग्राफी का है, अब इकोनॉमिक्स का है। लेट्स सी किसका चैप्टर हो सकता है ये, ठीक, बहुत अच्छे, किसका चैप्टर है बेटा, ये है हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है ये बेटा, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ठीक है, हिस्ट्री का है, ठीक है, बहुत, जवाब तो आ ही गया हमारे पास। देखो बेटा ये जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा पहला रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से एक तो पूरा यूरोप में, और दूसरे बहुत सारा एशिया, जिसमें हम लोग भी आते हैं, बड़ा इंपैक्ट किया है इसने, बड़े मुतासिर हो गए लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्योंकि बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी फ्रांस ने किया है, ऑलमोस्ट जो भी यूरोप के फिर बाकी कंट्रीज थे उन्होंने भी फ्रांस को फॉलो किया। लेकिन सबसे पहले बेटा हमें यह पता होनी चाहिए कि सर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये क्यों हुआ, वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, कब हुआ, व्हेन, ठीक, कैसे हुआ, हाउ। क्योंकि ये जो 3 टर्म है ना बेटा, वाई, व्हेन एंड हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिससे हमारा सब्जेक्ट और मजबूत हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे। लुक डियर, पहले हमें पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि बेटा रेवोल्यूशन और रिवोल्ट में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट। जरा कोई बेटा है कोई जो मुझे जल्दी से जवाब दे सके सवाल का कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट में क्या फर्क है, कोई बता सकता है, यस कम ऑन, जल्दी से बेटा, आपके पास टाइम बहुत कम है। आप में से कोई बता सकते हैं बेटा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट, कोई बता सकता है मुझे, वेरी गुड, जवाब तो आने चाहिए मेरे पास अभी तक। देखो बेटा, जब हम पहले रिवोल्ट की बात करते हैं ना, रिवोल्ट बेटा एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, ठीक, यानी रिवोल्ट हुआ है, किस चीज को आगे बढ़ाना है, रिवोल्ट मतलब किस चीज के खिलाफ, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब मिला है, हमारे ऑनलाइन बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखो बेटा सेकंड, पहले मैं रिवोल्ट को बता रहा हूं, एक तो शॉर्ट टर्म बेटा होता है,
दूसरे बेटे या किसी रूलर के खिलाफ हो सकता है, ठीक। और इसका बेटा लॉन्ग एम नहीं होता है, एक शॉर्ट गोल होता है, शॉर्ट गोल होता है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट गोल होता है, लैक ऑफ एम होता है। बेटा यह लीडर जो होता है ना, लीडरशिप, बेटा इसमें मजबूत नहीं होती है उतनी लीडरशिप रिवोल्ट में। या ये भी कह सकते हैं कि बेटा हम इसमें कि ये खास तर किसी कोई सेक्ट, कोई भी सेक्शन सोसाइटी का अपोजिट हो किसी भी चीज से, यानी पूरी सोसाइटी अपोजिट नहीं हो, एक ही सेक्शन हो अपोजिट किसी खास तबके से, ठीक है। यानी रिवोल्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग एम नहीं, लीडरशिप उतनी मजबूत भी नहीं, और एक शॉर्ट गोल है जिसको हम सिंपली रिवोल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम बोलते हैं ना रिवोल्ट, रिवोल्ट 1857 ऑफ इंडिया। अब हम जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये इसका अपोजिट होगा, हाँ या नहीं? अपोजिट तो होगा ना बेटा। जब अपोजिट होगा तो इसमें लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से बढ़ता गया, बराबर 1799, फिर 1799 के बाद फिर चला लॉन्ग टर्म। और बेटा रेवोल्यूशन में दूसरा चीज क्या होता है बेटा, इसमें सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी जितने भी लोग हैं ना उनमें से मेजॉरिटी, कम से कम मेजॉरिटी 80%, 90% वो अपोजिट होते हैं वहां के निजाम से, वहां के गवर्नमेंट सिस्टम से, ठीक। और यहां पे रेवोल्यूशन में ये पूरा सोसाइटी को, चाहे वो पॉलिटिकली या सोशली, ठीक, चेंज करना चाहते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। रिवोल्ट शॉर्ट टर्म, लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं, ठीक, एक ही सेक्शन रूलर के खिलाफ, अगेंस्ट द रूलर्स, एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया। लेकिन बेटा जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पूरे सिस्टम को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मोनार्की को ही चेंज करना चाह रहे हैं, और सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल साथ दे रहे हैं, ठीक। और बेटा एक गोल होता है जिसको पाने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मोनार्की को खत्म नहीं करेंगे, ठीक। एक क्लियर कंसेप्ट गोल होता है, जैसे फ्रांस के लोगों के पास था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तब तक पीछे नहीं हटे जब तक उन्होंने ये चेंज नहीं किए, राइट। तो बेटे इज इट क्लियर, डिफरेंस समझ में आया होगा रिवोल्ट और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, हाँ या नहीं? बेटा जितने भी बच्चे होंगे मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन, राइट। हाँ जवाब आना चाहिए बेटा, मैं चैट आपका देख रहा हूं, अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हमें यह पता होनी चाहिए कि रेवोल्यूशन कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर सवाल है बेटा, एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, चाहे आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हो या फिर बेटा आपके प्री बोर्ड्स हो, ये सवाल अक्सर आ जाता है, व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ। बेटा आता है ना ऐसे सवाल, व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन केम, बेटा या व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, कब हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट इज द आंसर। बेटा ये हमें पता होनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 14 जुलाई 1789। बेटा व्हाट इज द ऑफिशियल डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऑफिशियल डेट है 14 जुलाई 1789। देखो बेटा बहुत सिंपल है, याद रखना, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक की डिफरेंस है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, एंड बेटा 14 जुलाई 14 1789, बहुत इजी होगा। व्हेन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड, व्हाट इज द आंसर, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ। बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 14 जुलाई 1789, क्लियर, अच्छे से याद रख लीजिए। देन बेटा आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, ठीक, आप बेटा अच्छे से याद रख लीजिएगा, कम टू दिस।
फ्रेंच रेवोल्यूशन, कह रहे हैं खास तौर पे पेरिस में, यहां पे लोग बेटा बहुत एटमॉस्फेयर था टेरर का, लोग बड़े डरे हुए थे फ्रांस में। अब क्यों डरे हुए थे, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों लोग टेरर खौफ से डरे हुए थे, ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में कि लोग डरे हुए थे? तो बेटा इस पे आ जाते हैं कि लोग क्यों डरे हुए थे। कम टू द नेक्स्ट। कहा जाता है कि बेटा वहां पे फ्रांस में एक न्यूज फैली थी, अगर आप दिख रहा होगा, कि फ्रांस में रिमोर्स ऐसे फैल चुके थे कि जल्दी से ये जो किंग है फ्रांस का, ये क्या करेगा बेटा, ये लोगों पे फायर करेंगे, फ्रांस के लोगों पे गोलियां चलाएंगे। कम टू दिस, बेटा लोग डरे हुए हैं फ्रांस के। क्यों डरे हुए हैं? उनके पास ये न्यूज आ चुकी थी, ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो फ्रांस का बादशाह है, जिनका नाम था लुइस 16। क्या नाम था बेटा? लुइस 16। कौन से फैमिली से था ये? बेटा ये था बोरबन फैमिली से। कौन से फैमिली से? बोरबन फैमिली से। बहुत अच्छे। सवाल आ जाता है कि हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? कौन था बादशाह फ्रांस का? तो हमें पता होनी चाहिए लुइस 16, राइट। अब बेटा कौन से फैमिली से ताल्लुक रखता था? यह भी पता होनी चाहिए, बोरबन फैमिली से ताल्लुक रखता था। अब बेटा लोग क्यों फ्रांस के पहले डरे हुए थे? क्योंकि उनके पास न्यूज यही आई थी कि बादशाह जो है लुइस 16, ये लोगों पे ओपन फायर करेंगे। अब क्यों ओपन फायर करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक। अब बेटा जब हम देखते हैं दोबारा से कि लोग बहुत डरे हुए थे, एटमॉस्फियर ऑफ फियर, लोगों में डर था। क्यों डर था? इनको ये न्यूज जो थी ना कि किंग आएगा, फिर लोगों को गोलियां चलाएंगे, लोगों पे, लोगों को मारेंगे, बेटा इससे लोग बहुत डरे हुए थे। तो अब लोगों ने भी कुछ करना होगा, तो लोगों ने सोचा कि क्यों बादशाह आए और हमको गोलियां चलाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो हम मरेंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कहा कुछ तो नया करते हैं। अगर बादशाह आए, लुइस 16 आए बोरबन फैमिली से, और हम पे गोलियां चलाए और हम ऐसे ही मर जाएंगे, कहा ऐसे तो नहीं मरने देंगे, कुछ तो कर लेंगे हम लोग। कहा कुछ तो कर लेंगे। उसके बाद जो लुइस 16 करे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि इट इज बेटर टू बी किल्ड बाय डूइंग समथिंग देन टू डाई लाइक दिस। कहा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही मरेंगे तो कोई फायदा नहीं, कुछ करके जाएंगे। जब कुछ करेंगे अगर फिर मरेंगे तो अलग बात है। यानी हम कह सकते हैं कि लोगों में जो डर था, उस डर की वजह से इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बादशाह जो है फ्रांस का लुइस 16, ये हम पे गोलियां चलाएंगे, हमें मरा देंगे। लेकिन यार खामखा नहीं मरेंगे, हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो लोग एक साथ जमा हुए, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, जिसको हम सिंपली बेटा ऐसे लिखते हैं कि कम से कम 7,000 लोग, जिसमें मर्द भी हो औरत भी हो, मैन एंड वुमेन, बेटा एक ही जमा जमा हुए एक ही जगह टाउन हॉल में। अब 7,000 लोग बेटा एक साथ जमा हो गए और जमा हुए बादशाह के खिलाफ। क्यों मारेंगे हमें बादशाह? अब ये 7,000 लोग बेटा मर्द और औरत एक ही जगह जमा होना कितना खतरनाक साबित हुआ फ्रांस के लिए, वही हम पढ़ रहे हैं। लाइक दिस, अब ये आपस में डिस्कस करने लगे, यही 7,000 लोग। कहा कि इफ वी वांट टू स्टैंड अप एंड रिबेल अगेंस्ट द किंग, कहा कि अगर आप चाहते हो बादशाह के खिलाफ होना, देन वी विल नीड वेपन्स फॉर दैट। कहा कि बादशाह के साथ लड़ना आसान नहीं है, हम बादशाह को हरा नहीं सकते। बादशाह के पास आर्मी है, आर्मी के पास वेपन, हम तो सिविलियन हैं, आम लोग हैं, हमारे पास क्या है? अगर हम लड़ना चाहते हैं, लुइस 16 को डिफीट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि मोनार्की को खत्म करे, तो हमारे पास भी वेपन होने चाहिए, हथियार होने चाहिए। अब उनमें से एक बोला कि मैं बता देता हूं कि वो कहां से मिलेंगे हमें वेपन। जरा देखते हैं कि बेटा कहां से मिले वो वेपन। ये लोग चले गए वहां पे, बेटा एक फोर्ट था जिसको बोलते थे बैस्टील, राइट।
था बेटा ये जेल जिसमें प्रिजनर्स को रखा जाता था, यानी बेटे बेस्टिल, राइट। यहां पे किनको रखा जाता था बेटा? प्रिजन किया जाता था, वहां के आम लोगों को जेल में रखा जाता था। जब बेटा लोग जमा हुए ना, ये सारे चले गए कहां पे? ये जो फोर्ट था, ये जो जेल था बेस्टिल, लोग सारे वहां पे चले गए। जब लोग वहां पे चले गए, जो वहां का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ जेल, जिनका नाम था बेटा बर्नर्ड रीन जॉर्डन दी लोने, बेटा ये था गवर्नर, जेल का मालिक, ठीक, जिसको मोनार्की लुईस 16 ने रखा था। जब बेटा लोग वहां पे चले गए, एक साथ हमला किया, तो बेटा ये मारा गया, ठीक। कौन? गवर्नर ऑफ बेस्टील का गवर्नर था, वो मारा गया। अब बेटा जब गवर्नर मारा गया, इसी दिन हम बोलते हैं, हिस्ट्री में जो लिखा है, जिस दिन गवर्नर को मार दिया गया, गवर्नर ऑफ बेस्टील को, और उसी दिन लोगों ने बेस्टील पे हमला कर दिया, वो दिन यही था जिसको हम सिंपली बेटा बोलते हैं 14 जुलाई 1789, राइट। इसलिए बेटा ये ऑफिशियल डेट माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब बेटा दो सवाल यहां पे क्लियर हो गए हमारे, तीन चार एमसीक्यूज, देखो कौन कौन एमसीक्यूज वो मैं बता देता हूं। एक बेटा ये क्लियर हो गया कि फॉल ऑफ बेस्टील कब हुआ? फॉल ऑफ बेस्टील कब हुआ बेटा? फॉल ऑफ बेस्टील 14 जुलाई 1789, ठीक। एक तो ये भी क्लियर हो गया हमारे पास कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया, बेटे सेम आंसर 14 जुलाई 1789। थर्ड सवाल हमारे पास बनता है कि बेटा हु वाज द किंग, कौन था बेटा किंग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ? तो ये भी पता चला कि किंग था लुइस 16, राइट, ठीक। अब ये भी पता चला कि बेटा कौन से फैमिली से ताल्लुक रखते थे, बेटा ये भी पता चला हमें कि बोरबन फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ठीक, क्लियर, राइट। अब बेटा ऐसा क्यों हुआ? मेन सवाल कि लोग डरे हुए थे, फिर सोचा कुछ नया करते हैं, फिर बेस्टील को ही गिरा दिया, गवर्नर को मार दिया, बेस्टील में जितने प्रिजनर थे उनको छोड़ दिए, वहां से वेपन ले आए, ठीक। बेटा ये सारी चीजें हुई 14 जुलाई 1789 को, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 को। अब सवाल यह है कि बेटा व्हाई डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, राइट। वो जरा हम देखते हैं कि फ्रांस में सूरत कैसी थी, फ्रांस में हालात कैसे थे, क्या वजूहात थे कि फ्रांस के लोग मजबूरन आके सड़कों पे, बेस्टील पे मोनार्की को रिमूव करने की बात कर रहे थे। ये हम जरा आगे देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लुक माय डियर चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना, क्योंकि ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट वीयर द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेज क्या थे, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग क्यों बात कर रहे थे बादशाह को हटाने की, लोग क्यों अपोजिट थे बोरबन डायनास्टी के खिलाफ, लोग क्यों अपोजिट थे कि बादशाह हम पे गोलियां चलाए, ऐसा क्या हुआ था वो जरा देखते हैं बेटा। कुछ काजेज है, काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो सवाल है बेटा, ये तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है अक्सर। व्हाट वीयर द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेज क्या है, ठीक है। मैं बस आपको ना थोड़ा सा एक आइडिया बनाऊंगा आपके माइंड में कि कैसे, क्या हालत थे, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नोट्स से, मॉड्यूल से, और हमारे नोट्स को भी फॉलो जरूर करना है, इन्हीं से पढ़ना है अगर आप चाहते हो 100 में 100 लाना। दिल कम टू दिस। देखो बेटा दो तीन चीजें आप हमेशा याद रखें, कोई भी चीज हो, दो चार काजेज तो पता होनी ही चाहिए, हाँ या नहीं? चार काजेज तो पता होनी चाहिए। काजेज कैसे पता होनी चाहिए? लुक डियर, कोई भी सवाल हो, व्हाट वेयर द काजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, व्हाट वेयर द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वेयर द काजेज ऑफ डैश डैश,
देखो बेटा हेडिंग तो हमें पता है, सोशल काज, पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज, इमीडिएट काज या रूल ऑफ फिलॉसफर। चार हेडिंग है जो हमें पता होनी चाहिए। पहला वन सोशल काज, दूसरा पॉलिटिकल काज, थर्ड इकोनॉमिक काज, फोर्थ इमीडिएट काज, फिफ्थ रोल ऑफ फिलॉसफर्स। यानी बेटा 5 हिस्सों में मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के काजेस को डिवाइड किया है। लुक डियर, व्हाट वीयर द काजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक अच्छा सवाल है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। जब आ जाएगा तो पहले लिखोगे सोशल काज, तो सोशल काज को हम थोड़ा फिर डिफाइन करते हैं। दूसरा लिखोगे बेटा पॉलिटिकल काज, फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल काज क्या है। थर्ड आएगा बेटा इकोनॉमिक काज, फिर पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक काज क्या है। फोर्थ आएगा कि इमीडिएट काज क्या होता है। फिर फिफ्थ आएगा रोल ऑफ फिलोसफर्स का। ठीक, पहला हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना सोशल काज, सोशल काज क्या था फ्रांस में, यानी लोग क्यों सड़कों पे आए? वाई पीपल दे वांटेड टू ओवरथ्रो द लुई 16, वाई दे वांटेड टू एंड द मोनार्की, क्यों मोनार्की को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा पहले देखते हैं फ्रांस की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। तो जरा हम इसको देखते हैं बेटा। पहला वन सोशल काज, देखो पहला ही पॉइंट है ना बेटा सोशल डिवीजन, यानी समाजी डिवीजन था। ये समाजी डिवीजन क्या था जरा उस पर बात करते हैं। फ्रांस में बेटा पूरा फ्रांस 3 स्टेट्स में डिवाइड था। कितने स्टेट्स में? फ्रांस के जो लोग थे वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थे। सोशल समाजी तौर डिवीजन, पहला वन था फर्स्ट स्टेट, सेकंड था बेटे सेकंड स्टेट, राइट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक, याद रख लीजिएगा बेटे ये चीज। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। कितने स्टेट थी? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ये जो फर्स्ट स्टेट थी ना, फर्स्ट स्टेट बेटे ये थी क्लर्जी, वो थी क्लर्जी। बेटे ये जो सेकंड स्टेट थे ना लोग, ये थे बेटा नोबिलिटी। कौन थे? नोबिलिटी। ये जो बेटा थर्ड स्टेट के लोग थे ना, ये थे कॉमन पीपल। कौन थे? आम लोग, कॉमन पीपल, राइट। ये था बेटा, इन्होंने इनको डिवाइड किया था लोगों को 3 स्टेट्स में। क्या क्या? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट बेटा था क्लर्जी। क्लर्जी कौन होते हैं बेटा? जो चर्च में काम करते हैं। ठीक। नोबिलिटी वाले कौन थे बेटा? नोबिलिटी जो अक्सर बादशाह के साथ रहते थे और उसके रिलेटिव्स। और थर्ड स्टेट में हम आम लोग, कॉमन पीपल, बिजनेसमैन, पीजेंट्स, फार्मर्स, लायर्स, ये सब आते हैं कॉमन पीपल में, आम में। ठीक, अब बेटा ये हो गया फ्रांस का डिवीजन। ठीक है, फ्रांस का डिवीजन। अब बेटा होता क्या था, ये जो फर्स्ट स्टेट थे ना क्लर्जी, बेटा ये तो बड़े मजे में रहते थे। मानो सपोज करता हूं मैं बेटा, अगर ये पॉपुलेशन में थे ना 1% लोग क्लर्जी, नोबिलिटी भी बेटा 1% लोग, यानी दोनों मिला के ये टोटल थे 2% लोग। और 98% लोग कौन थे बेटा? कॉमन पीपल। अब दिमाग क्या कह रहा है? 98% बेटा रूल करने चाहिए 2% पे, या 2% रूल करने चाहिए 98 पे? जाहिर सी बात है ना बेटा, 98% लोग, मतलब पूरा मुल्क, थर्ड स्टेट, फर्स्ट और स्टेट वाले मजे कर रहे थे। लेकिन हो रहा था उल्टा, वहां पे फर्स्ट और सेकंड स्टेट रूल कर रहा था किस पे? 98% लोगों पे, थर्ड स्टेट पे। अब जाहिर सी बात है बेटा, हम है 98 और वो है दो लोग हम पे रूल कर रहे हैं, और हम 98 लोगों के पास राइट ही नहीं। अब इतना ही नहीं बेटा, टैक्स भी हम ही 98 भरते। फर्स्ट स्टेट कोई टैक्स नहीं, सेकंड स्टेट कोई टैक्स नहीं, और हम ही लोग टैक्स चर्च को भी देते, स्टेट को भी देते, हम ही लोग। लेकिन बेटे ये लोग तो कोई टैक्स भरते ही नहीं। ठीक, तो सोशल डिवीजन में क्या आ सकता है? सोशल डिवीजन में कि यूरोप वाज, दिस फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। सोशली इट वाज डिवाइडेड, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। ठीक, सेकंड वन, कम टू द नेक्स्ट। देखो बेटा सोशल काज बता रहा हूं मैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। दूसरा है बेटा बर्थ प्रिविलेज।
बर्थ प्रिविलेज इन द सेंस, अब बेटा कोई भी, बेटा मैं हूं फर्स्ट स्टेट का, मैं ही क्लर्जी हूं। अब मेरा क्या खता कि मैं फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता हूं, अब मेरी क्या खता कि मैं थर्ड स्टेट में पैदा हुआ हूं और मुझे हमेशा इन्हीं दो स्टेट को गुलाम रहना है, मुझे इनको नौकर, नौकर मैं हूं और ये मेरे राजा है। तो बेटा बर्थ प्रिविलेज मतलब कि बेटा मैं, अगर मैं सेकंड स्टेट में पैदा होता तो मैं पहले ही लाला था, अगर मैं फर्स्ट स्टेट में पैदा था तो मैं पहले ही क्लर्जी था, अगर मैं किसी थर्ड स्टेट में पैदा हुआ तो मुझे लोग वही गुलाम समझते, मुझसे टैक्स लेते, मेरे राइट छीन जाते, मुझ पे डंडे बरसाते, राइट। तो यानी बर्थ प्रिविलेज भी उनको दिए जाते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। तो बेटा पहला काज तो हमें पता चला कि सोशल काज में पहला है सोशल डिवीजन, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। दूसरा है बर्थ प्रिविलेज कि इनको जन्मी अधिकार मिले थे जो ये अपनाते थे। नाउ कम टू द सेकंड वन, जो है बेटा पॉलिटिकल काज, सियासी काज। ये है सामाजिक काज, ये है सियासी। अब देखते हैं ना बेटा पॉलिटिकल में वीक रूलर, वीक रूलर समझा जाता था किसको? लुइस 16 को। लुइस 16 क्या था बेटा? वीक रूलर, कमजोर रूलर। कमजोर रूलर क्यों? बेटा जब डिसीजन लेना था तब डिसीजन लिया ही नहीं। कहा जाता है कि लोग चले गए बादशाह के पास, बादशाह सलामत, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है कि बादशाह की महबूबा ने क्या कहा है? आप जरा मुझे बता सकते हो कि लुइस 16 की महबूबा का नाम क्या था? वो मैं जरा चेक करता हूं। बेटा उनकी महबूबा का नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक। इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, कहा कि लोगों ने बोला कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है मैडम। तो उन्होंने वापस जवाब पता क्या दिया? कहा कि ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, केक खा लो। अब उन्हें क्या पता कि इनके पास रोटी नहीं है। तो मैडम 20 खाने डिश खा रही थी रात में, 360 सूट बदल रही थी। इनको आम जनता के बारे में क्या जानते थे कि लोग कैसे सफर कर रहे थे? अब ये जो थे ना लुइस 16 वीक रूलर, डिसीजन जब लेना था तो ले ही नहीं पाए। लोग बोल रहे हैं हम तो मर रहे हैं, ब्रेड चाहिए, रोटी। साहब कह रहे हैं कि टैक्स भरो। लोग बोल रहे हैं कि हमें राइट टू वोट दो। बादशाह कह रहे हैं कि राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरा, पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस 16। यार ये कौन सी पॉलिसी की फर्स्ट स्टेट के पास यही हुकूमत करेंगे 1%? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के पास बेटा ना लोग बताए बादशाह को, कहे कि भाई हमें वोटिंग का राइट दे दीजिए, लेकिन पर हेड दे दीजिए। हम 98% लोग हैं ना, तो हमारे पास 98 वोट होंगे। लेकिन खोपड़ी उल्टा थी लुइस 16 की। खोपड़ी उल्टा कैसे थी? बोला कि 98 नहीं, थर्ड स्टेट वालों के पास भी 1 वोट, सेकंड वालों के पास भी 1 वोट, फर्स्ट वालों के पास भी 1 वोट। अब ये दो आपस में मिलते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनके पास 2 वोट, इनके पास एक, दो हराते थे एक को। उल्टा हो रहा था, राइट। तो इसलिए बेटा हम सेकंड कह सकते हैं, पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस 16, पॉलिटिकल काज, वीक रूलर एंड पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस 16। कम टू द थर्ड, इकोनॉमिक काज। जब हम इकोनॉमिक काज पे आते हैं तो पहला ही जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो क्या थी? खाली। बेचारे मैडम आशक और माशूक लुइस 16 और मैरी एंटोनेट, आशक और माशूक बड़े मजे कर रहे थे, खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो आम जनता है वो सड़कों पे, राइट, सड़कों पे। जब सड़कों पे आए ना, तभी किया रेवोल्यूशन लाया, तभी कहा अब नहीं हटेंगे जब तक महबूबा और आशिक भाग ना जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक काज में खाली ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना ही खाली तो लोगों को देगा क्या? सेकंड, वॉर डेट। बेटा चल रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका में चल रहा थी लड़ाई,
फ्रांस चाचा बन के चले गए अमेरिका, वहां से खाई शिकस्त, जितने पैसे थे वो सब उड़ा दिए। यहीं से गया है कि मेरा भी गरीब मुझे कर दो साहब जी, वही हो गया। अमेरिका में चल रही थी अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वहां से कर्जा लेके आया। थर्ड, बेटे बैड हार्वेस्ट, ये होता है ना, ठोकरे, जब ठोकर इंसान खा जाता है तो बार बार खानी पड़ती है, सही है ना। अब बेटे वहां पे क्या हुआ, खाली खजाना, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से कर्जा ले आए साहब, और ये कर्जा किन पे भारी पड़ा, लोगों पे, और लोग खा भी नहीं पा रहे थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, राइट। एंड थर्ड बैड हार्वेस्ट, बेटा जो वहां का क्रॉप था, जो वहां के क्रॉप्स थे वो भी खराब हो चुके। अब लोगों के पास न खुद के क्रॉप, सरकार के पास न खाली खजाना, और वार डेट कर्जा लेके आया। अब बताइए क्यों न फ्रांस के लोग सड़कों पे आ जाते और अपनी आवाज को बुलंद करते। यही कुछ कारण थे कि लोग सड़कों पे आए और फिर बादशाह को कहा अब तुम्हारी गद्दी खतरे में है, छोड़ दीजिएगा गद्दी को, राइट। अब बेटे जब लोग ये बोलने लगे हैं ना, उसी को बोलते हैं फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पहला सोशल काज, पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज। अब आ जाते हैं हम बेटा इमीडिएट काज पे। इमीडिएट काज सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, राइट। अनदर वन, ये जो है ना बेटा, ये इमीडिएट काज, पहले इस पे बात करते हैं हम। इमीडिएट काज किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट काज? हाँ, कोई बता सकता है इमीडिएट काज किसको बोलते हैं? बस मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। इमीडिएट काज ना वन टाइम रिएक्शन होता है। मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने वन टाइम गुस्सा दिलाया, उसको इमीडिएट काज बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, शायद बेटा एक बार ना हम ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना था। तो हम गाड़ी में जा रहे थे, कैब में जा रहे थे, और बेटे पीछे कैब में बैठे थे चार बंदे, चार लोग बैठे थे, राइट। अब बेटे जब उतरना होता है ना गाड़ी से, तो बेटे जब उतरना होता है गाड़ी से तो दूसरे से टच हो जाता है। अब मेरे साथ जो भाई बैठे हैं वो पहले उतर गया गाड़ी से। जब पहले उतर गया गाड़ी से तो उसने टच मार दिया एक एंकल को, एंकल ने जड़ दी थप्पड़, राइट। अब मैं शॉक हो गया कि मैं कैसे गाड़ी से बाहर आऊं। अब मैं भी उतरा, मेरे से भी टच हो गया, लेकिन मैं बच गया, थप्पड़ नहीं पड़ी। लेकिन एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मैं पीछे पीछे चला। मैंने बोला एक्सक्यूज मी चाचा, मुझे बात करनी है अंकल। बोला हाँ बताइए। मैंने कहा हमने भी आपको टच किया, आपने हमें थप्पड़ तो नहीं मारी। इन्होंने भी टच मारा है, थप्पड़ क्यों मारी? पता है जवाब क्या मिला? कहा कि इससे मेरी पुरानी लड़ाई है, अब मैं मौका ढूंढ रहा था कब निकालूं। अब गाड़ी में जो ही टच मारे तो जड़ दिया थप्पड़। बोला इसी को बोलते हैं इमीडिएट काज, यानी जो वक्ती जहां पे जो हुआ ना वो टाइम रिएक्ट करते हैं, वी कॉल इट एज ए इमीडिएट काज। अब फ्रांस का इमीडिएट काज क्या है वो जरा देखते हैं। पहला वन, प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस इन 1789। अब सुन लो मेरे लालो, लोग कर्जे में डूब चुके, लोगों के पास माल नहीं, अब लोग खरीदना चाहते ब्रेड, वो भी अवेलेबल नहीं। बादशाह के पास चले गए कि वोटिंग राइट दे दो पर हेड, उन्होंने कहा नहीं पर स्टेट। लोगों ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है साहब, उन्होंने कहा कि नहीं आप टैक्स और बढ़ दो। समझने की बात है इमीडिएट काज। लोग किसके लिए गए? लोगों ने कहा कि हमें कुछ तो दे दीजिए साहब जी खाने के लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, टैक्स दे दो, टैक्स, माल दे दो माल। दूसरा, जो लोग बता रहे थे ना इन्हें कि पर हेड वोट होना चाहिए, थर्ड स्टेट 98% लोग है, राइट, तो 98 वोट होने चाहिए। लेकिन लुईस 16 कह रहे हैं कि नहीं हुजूर, आपके पास एक ही वोट रहेगा, फर्स्ट स्टेट के पास एक ही वोट रहेगा,
सेकंड स्टेट के पास एक ही वोट रहेगा, वो दोनों मिला के 2 वोट आ गए और मेरे 98% लोगों को एक वोट में बदल दिए और मैं हारूं या जीतूं, फिर मेरे नसीब में हमेशा शिकस्त होती थी। बेटा यही थे इमीडिएट काज। इमीडिएट काज क्या था? पहला, प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस। दूसरा इमीडिएट काज क्या था? बेटा जब लोग कह रहे थे कि हेड वाइज होना चाहिए वोटिंग राइट, लुईस 16 ने कहा स्टेट वाइज होना चाहिए, क्योंकि स्टेट वाइज से ही हरा सकते थे किसको? आम लोगों को, थर्ड स्टेट को। ठीक, फिर आ जाते हैं बेटा हम अपने फिफ्थ काज पे, जिसको हम बोलते हैं रोल ऑफ फिलोसफर्स। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रोल ऑफ फिलोसफर का बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो वाई? वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा ये जो फिलोसफर होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उनकी बात जो होती है ना, उनके बातों में दम होता है, दम। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले इस पे आ जाता हूं। हम बोलते हैं ना फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं, राइट। हम कहते हैं ना फादर ऑफ नेशन, गांधी को बोलते हैं ना फादर ऑफ नेशन। क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये जो पढ़े लिखे थे ना, जो बाहर से पढ़ के आए, फिर हिंदुस्तान की हालत को समझा, फिर वैसे ही उन्होंने आइडियाज दिए, आइडियोलॉजी दी, फ्रेम आउट किया, दिखाया कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि आने वाला कल कैसा होना चाहिए, आने वाला कल कितना बेहतर कर सकते हैं, आने वाले ये जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, रोल ऑफ फिलोसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा इनके बातें जो है ना, उनको हम अपनाते हैं तभी हम लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के पास ना एक सोर्स होता है, किताबें। वो उनके पास एथेंटिक सोर्स होता है, पढ़ते हैं, फिर पढ़ पढ़ के पता चलता है कि आगे होगा क्या, इसके नताइज कैसे होंगे। तो वैसे बेटा रोल ऑफ फिलोसफर का इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कैसे, वो मैं थोड़ा समझा देता हूं। क्योंकि बेटा ये थे इग्नाइटेड पीपल माइंड। ये जो फिलोसफर होते हैं ना बेटा, ये आम खास लोगों पे तो राज कर ही लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये नहीं होता कि 2-4 लोगों का साथ लेना। सबसे बड़ा कमाल होता है बात आम लोगों तक पहुंचाना, और फिर आम लोग उनकी मदद करें। यानी जो भी लोग हैं ना, लोगों में बेदारी पैदा करना, और फिर लोगों को समझाना कि आपके पास राइट क्या है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। हम दुनिया में आए किस लिए है? हम गुलामी करने तो नहीं आए हैं ना। पढ़े लिखे के ना सवाल पूछते हैं, पढ़ा लिखा एक सवाल पूछता है सरकार से। वही हुआ फ्रांस में, वही हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में। जो ही आ गए ना फिलोसफर, उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि आप हमेशा बादशाह रहोगे और हम गुलाम रहेंगे? ये किसने तुम्हें राइट दिया कि 98% वोट अपोजिट और 2% लोग हम पे राज करेंगे? ये किसने तुम्हें राइट दिया कि तुम्हें ऊपर वाले ने चुना ही है डंडा लेके लोगों को पिटाई करने का? फिलोसफर, पढ़े लिखे लोग सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछना भी चाहिए, हक है लोगों का सवाल पूछना, ठीक है ना। जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो इसका जवाब भी मिलना चाहिए। जो सरकार जवाब दे फिलोसफर की बात को, उसी को हम ना अच्छी सरकार बोलते हैं, ठीक। लाइक दिस बेटा, इन्होंने रोल ऑफ फिलोसफर, उसने उन्होंने कहा कि बर्थ राइट क्यों मिले आपको? ये कौन सा ठप्पा है कि आप फर्स्ट स्टेट में पैदा हुए हैं और सारे वोट तुम्हें मिलेंगे, सारे राइट्स तुम्हारे पास? ये कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है तुम्हारे पास के सेकंड स्टेट में आप रहेंगे और सारे राइट्स आपके पास? और किसने मुझे ये कहा कि मैं थर्ड स्टेट में हमेशा से गुलाम बनकर रहूंगा? फिलासफर ने यही समझाया लोगों को। देन कम टू दिस, उन्होंने दिखाया फ्रांस के लोगों को, कहा कि हम कैसे आजाद हो सकते हैं, हम कैसे बराबरी का पैगाम दे सकते हैं।
लिबर्टी, इक्वलिटी, हम कैसे लोगों में भाईचारा का पैगाम देंगे। और यही जो तीन, ये जो स्लोगन है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, आज भी फ्रांस के सड़कों पे घूम रहा है ये नारा। तो कभी कभार सवाल आ जाता है ना, व्हाट इज द स्लोगन या व्हाट इज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही नारा क्या था? तो हमेशा याद रखना चाहिए क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ठीक बेटा, ये है 5 कारण जिसकी वजह से हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो एग्जाम न सीबीएसई वाले बहुत हल्का सवाल पूछते हैं, व्हाट वियर द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला बेटा सोशल काज, पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज। सोशल काज में सोशल डिवीजन एंड बर्थ प्रिविलेज, पॉलिटिकल काज में वीक रूलर एंड पुअर पॉलिसीज, बेटा इकोनॉमिक काज में एम्प्टी ट्रेजरी, वॉर, डेट, देन अनदर वन बैड हार्वेस्ट, बेटा immediate cause में proposal of increase in taxes, and second insistence of Louis XVI on state-wise voting, and then role of philosophers, ignited mind of people, talked against birthright, then another one, they brought concept liberty, equality, fraternity। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है। ठीक, अब देखते हैं बेटा कि फ्रांस का समाज 18th सेंचुरी में कैसे था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये है साहब, जानते हो इन्हें? हाँ साहब जी बताइए, हाँ कौन है आप? सवाल पूछ लेंगे तो कह रहा है कि मैं हूं लुई 16। कौन हूं मैं? लुई 16। वाओ। दूसरा, कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? बोलते हैं मैं तो बोरबन फैमिली से हूं। वाह। थर्ड, ये बताइए आपके उम्र मुबारक क्या थी जब आप फ्रांस के बादशाह बने? तो कह रहा है कि 20 साल का था मैं। तीन चीजें और क्लियर हो गई। हु वॉज द किंग ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन? लुई 16, राइट। सेकेंड, इन विच फैमिली लुई 16 बिलोंग्स टू? कौन से फैमिली से ताल्लुक रखते? बोरबन फैमिली। देन थर्ड, important, at what age Louis XVI became the king of France? At the age of 20, 20 साल। Come on, come to the next। वाह दीदी वाह। अब आ जाते हैं और एक चीज पे, ये है महबूबा। लुई 16 की जो महबूबा है ना, लुई 16, जिनका नाम क्या था? मैरी एंटोनेट। और कहां से थी? ऑस्ट्रिया से थी। क्या है जुल्फे तेरे। हाँ, देख सकते हैं आप, मैडम जी है ही, राइट, मैडम है ही। अब बेटे यहां पे और एमसीक्यू क्लियर। लुई 16 की वाइफ का नाम क्या था? मैरी एंटोनेट। दूसरा एमसीक्यू, कहां से थी महबूबा? तो ये भी पता होना चाहिए कहां से थी। बेटा ये थी खास तौर पे ऑस्ट्रिया से, राइट। तो 3-4 एमसीक्यूज डिस्कस हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट वी आर द काजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। इसकी बात कर रहा था मैं। कमांड, कह रहे हैं कि ये जो फ्रांस है ना, ये डिवाइड था कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। बहुत बढ़िया, 3 स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में। पहला वन, फर्स्ट स्टेट। सेकंड, सेकंड state, and then third state. First state, what is the answer? First state, what is the answer? Clergy। बहुत बढ़िया, clergy। बेटा what is the second state? Nobility। बेटा क्लर्जी वाले लोग कौन थे? ये वही लोग जो चर्च में काम करते हैं, क्लर्जी। सेकंड स्टेट, नोबिलिटी, किंग और उनकी फैमिली।
एंड व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेट? अच्छा एमसीक्यू है, थर्ड स्टेट पे पूछ सकते हैं। थर्ड स्टेट में बेटा रिमेनिंग पीपल, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, फार्मर, लेबर। इसमें आ सकता है कि बिजनेसमैन कौन से स्टेट में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे बेटा। उसके बाद मर्चेंट्स, लॉयर्स, फार्मर, लेबर सारे थर्ड स्टेट में आते थे। अब क्लियर हो गया बेटा, फ्रांस की जो सोसाइटी थी कितने स्टेट्स में डिवाइड थे? 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Now come on, come to the next. Look, my dear children, it's very important concept. Try to understand it. कहा जाता है फ्रांस के जो लोग थे ना, फ्रांस में 90% लोग जो थे वो थे फार्मर, किसान। कितने परसेंट लोग? 90% लोग थे फार्मर्स, 90%। लेकिन हुआ क्या था उल्टा? Farmers, even though they are more in number, but they had less land. 90% लोग, 90% लोग थे फार्मर। क्या थे? फार्मर। 90%। ये है बेटा 90%, इतनी आबादी थी जो थे फार्मर्स। क्या थे? फार्मर। लेकिन बेटे इनके पास टोटल कितनी जमीन थी? सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन थी। अब आप अंदाजा कर लीजिए, 90% लोगों के पास 10% जमीन और 10% लोगों के पास 90% जमीन। उल्टा मतलब बेटा हम हैं 90 लोग, रोटी है 10, और वो है 10 लोग और रोटी है 90। उल्टा, राइट? याद रख लीजिएगा कि 90% एंटायर पॉपुलेशन क्या थी फ्रांस की? बेटा वो थे फार्मर्स। और फार्मर्स बेटा 90%, लेकिन इन्हीं के पास सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन। सिर्फ और सिर्फ 10% जमीन। ठीक। अब बेटे तंग आ चुके थे तो इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन लाया। सपोज के तौर पे यहां पे दिया गया है, ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, 60% लैंड इन लोगों के पास था। 60% लैंड, याद रख लीजिएगा। अब बेटा फर्स्ट सेकंड स्टेट सबसे कम लोग, थर्ड स्टेट सबसे ज्यादा लोग। थर्ड स्टेट के पास ज्यादा जमीन होनी चाहिए, लेकिन उनके पास ज्यादा जमीन नहीं। वो सिर्फ इन्हीं 2 स्टेट्स पे जो कि 22 सबब बने फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इनके कारनामे अच्छे होते तो रेवोल्यूशन नहीं आता। इनके कारनामे ऐसे ही थे तो इसलिए लोगों ने रेवोल्यूशन लाया। ठीक। कम ऑन, कम टू द नेक्स्ट। लुक माय डियर चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टेट तो पता चला क्लेरिटी, सेकंड स्टेट भी पता चला बेटा नोबिलिटी, राइट? थर्ड स्टेट बेटा कह रहे हैं कि थर्ड स्टेट में कुछ ही लोगों के पास थी जमीन, कुछ लोगों के पास जो थे अमीर। मतलब थर्ड स्टेट में अगर 90% लोग थे ना बेटा फार्मर, कितने? अब इन 90% में भी सिर्फ 10% लोगों के पास थी जमीन। बाकी 80% बेचारे ना जमीन के बगैर ही, वो थे आम किसान, राइट? तो बेटा सफर कर रहे थे यहां पे भी थर्ड स्टेट लाइक। अब बेटा इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स लिए जाते थे। 2 टाइप्स ऑफ टैक्स तो बहुत सारे लिए जाते थे, लेकिन 2 की मैं बात करूं, 2 टैक्स जो सारे बच्चों को याद होना चाहिए, और इनमें अक्सर कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, राइट? एक टैक्स को बोलते हैं बेटा टाइथ। क्या बोलते हैं? टाइथ। और एक टैक्स को बोलते हैं टाइल। क्या बोलते हैं? अब इनमें डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। टाइथ और टाइल में डिफरेंस क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक माय डियर चिल्ड्रन, कह रहे जो टैक्स हम देते हैं ना चर्च को, किसको देते हैं? चर्च को। उसको हम बोलते हैं टाइथ, टीसी। यानी जो टैक्स हम देते हैं ना चर्च को, उसको बोलते हैं टाइथ। और जो टैक्स हम देते हैं ना स्टेट को, ऐसे लिख दूंगा बेटा, टाइथ किसको बोलते हैं? ये हम देते हैं चर्च को। और टाइल किसको बोलते हैं? जो हम देते हैं बेटा स्टेट को। दैट इज द मेन डिफरेंस। द टैक्स
that we paid to the church is known as tithe. The tax which we paid to the state is known as tithe. तो बेटे दो किस्म के टैक्स, एक टाइथ और टाइल. टाइथ वो टैक्स जो दिया जाता था चर्च को, टाइल वो टैक्स जो दिया जाता था स्टेट को. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइथ एंड टाइल. याद रख लीजिएगा बेटे ये दोनों चीजें. नाउ इंशाल्लाह एंड इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट. बेटा यहां तक मुझे उम्मीद है. अब पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच कितनी आबादी थी ये हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं. आज का क्लास से मैं इख्तिताम लेता हूं, राइट. तो बेटा मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आया होगा. अगर आया होगा तो बेटा मुझे जरा बताइए कि किस किस को समझ में आया है, ताकि मुझे पता चले किसको समझ में आ गया है. हम्म. आया है, बहुत अच्छे. कितने बच्चे हैं बेटा जो उनका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा? अच्छा, थोड़ी लंबी होनी चाहिए. ओके, हो जाएगा, हो जाएगा. तो इट्स एनफ फॉर टुडे. सो आपको अल्लाह भगवान सलामत से रखे और हमें इजाजत दे दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ गुड नाइट.